पल्लवी जी की आदत थी कि सुबह उठने के बाद उन्हें गर्म पानी चाहिए होता था पीने के लिए, इसलिए सुबह से 2 बार उठकर कमरे के बाहर निकलकर आकर देख चुकी थी, लेकिन अभी तक बहू कंचन और बेटा सुभाष उठे तक नहीं थे। जब तक उन लोगों में से कोई एक उठेगा नहीं, तब तक उन्हें गर्म पानी मिलेगा नहीं। बात ये नहीं थी कि पल्लवी जी गर्म पानी कर नहीं सकती थी, बल्कि बात यह थी कि बहू रात को रसोई का काम खत्म कर रसोई में ताला लगा देती थी, और जब तक ताला खुलेगा नहीं, पल्लवी जी को गर्म पानी मिलेगा नहीं। आखिरकार घड़ी में जब 10 बज गए और पल्लवी जी से रहा नहीं गया, तो उन्होंने हिम्मत करके अपने बेटे सुभाष के कमरे का दरवाजा खटखटाया। 2-3 बार दरवाजा खटखटाने के बाद बहू की जगह बेटे ने आकर दरवाजा खोला और तमतमाते हुए बोला, क्या है माँ, सुबह सुबह परेशान कर रही हो? पल्लवी जी ने कहा, बेटा मुझे गर्म पानी पीने के लिए चाहिए था। रसोई में ताला लगा हुआ है, तो तुम रसोई का दरवाजा खोल दो जरा, ताकि मैं गर्म पानी कर सकूं। सुभाष, एक दिन गर्म पानी के बगैर नहीं रह सकती हो क्या माँ? रोज तो कंचन करके दे ही देती है ना तुम्हें। आज संडे था, इसलिए सोचा था कि थोड़ा आराम से उठूंगा, पर आप भी ना। कहते कहते सुभाष अंदर कमरे में गया और अपनी पत्नी को जगाया। कंचन भी तिलमिलाते हुए उठी और चाबी लाकर सास के हाथ में रख दी। अब रसोई का दरवाजा आप ही खोल लीजिए। खुद के लिए गर्म पानी करो तो हमारे लिए भी चाय बना देना। जल्दी नींद खुलने से सिर दर्द होने लगा है मेरा। कंचन बोली, कभी कोई सास खुश हुई है क्या अपनी बहू को सोता देखकर? इन सास लोगों को बस चले तो बस बहू को मशीन बनाकर रख दें। कंचन बड़बड़ाती हुई वापस जाकर पलंग पर लेट गई। आखिर पल्लवी जी ने जाकर रसोई का दरवाजा खोला, खुद के लिए भी पानी गर्म किया और बेटे बहू के लिए भी चाय बनाकर उन्हें कमरे में देकर आ गई। गर्म पानी लेकर अपने कमरे में आई ही थी कि उनका 4 साल का पोता भानु जाग गया। जगते से ही बोला, दादी मेरा दूध दे दो। उसे देख पल्लवी जी मुस्कुरा कर बोली, हाँ हाँ मेरे बच्चे, अभी लेकर आई। गर्म पानी वहीं रखकर पहले भानु के लिए दूध गर्म करने गई। अभी दूध गर्म कर ही रही थी कि इतने में सुभाष की आवाज आई, माँ, ओ माँ, कहाँ हो तुम? क्या आप भी सुबह सुबह संभाल नहीं सकती हो क्या इसे? पता है ना कंचन के सिर में दर्द हो रहा है। कंचन सही कहती है, सास बहू को सोता देख ही नहीं सकती। कहते कहते सुभाष भी रसोई में आ गया, साथ में भानु भी गोद में था। उसे देखते ही पल्लवी जी बोली, बेटा मैं तो दूध गर्म करने आई थी, मुझे नहीं पता ये कब तुम्हारे कमरे में चला गया। तो ध्यान रखना चाहिए था ना माँ आपको, बस काम का बहाना चाहिए आपको। मानता हूँ कि आप सास हो, पर बहू को भी तो इंसान समझो। वही है जो आपकी जिम्मेदारी निभा रही है, नहीं तो दूसरे बेटे बहू ने तो आपको रखने से भी मना कर दिया था। भानु को पल्लवी जी के पास छोड़कर सुभाष वापस अपने कमरे में चला गया। पल्लवी जी देखती ही रह गई, आंखों में आंसू आ गए उनके। मन ही मन सोचने लगी कि मैं कुछ ना करने पर भी बदनाम हो रही हूँ। ऐसी कौन सी जिम्मेदारी उठा ली है इन लोगों ने मेरी, जो इतना सुना जाते हैं और मैं कुछ बोल नहीं पाती। ऐसा सोचकर अपने आंसू पोंछे और अपने पोते भानु को उसका दूध लेकर वापस अपने कमरे में आ गई। नाश्ते के समय सुभाष ने कंचन से कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है कंचन, तो मैं माँ से कहकर नाश्ता बनवा लेता हूँ ताकि तुम आराम कर सको। कंचन बोली, रहने दो, उनसे कुछ मत कहना, मैं खुद ही नाश्ता बना लूँगी। सुभाष, अरे पर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? कंचन, नहीं नहीं, मैं खुद ही नाश्ता बना लूँगी। उनका क्या भरोसा, कौन सा सामान उठाकर अपने दूसरे बेटे बहू को जाकर दे आएं। अक्सर रसोई से सामान कम हो जाता है, मुझे तो पूरा यकीन है माँ जी ही सामान की हेरा फेरी करती हैं और अपने उन बेटे बहू को देकर आ जाती हैं। और वह जाकर रसोई में नाश्ता तैयार करने लगी। कंचन को रसोई में नाश्ता तैयार करते देखकर सुभाष गुस्से में आकर पल्लवी जी से बोला, देख लो, यह सब आपके कारण है। उसकी तबीयत खराब है, फिर भी आपके लिए और सबके लिए नाश्ता तैयार कर रही है। आपकी इन्हीं हरकतों के कारण परेशान हो चुके हैं हम। पता नहीं भगवान भी हमें कब चैन से रहने देगा। पल्लवी जी उसकी बात सुनकर हैरान रह गई और सुनकर अपने कमरे में चुपचाप शांतिपूर्वक बैठ गई। आंखों से झरझर आंसू बहे जा रहे थे। क्या इसी दिन के लिए
इन बेटों को जन्म दिया था मैंने। जब शादी के 10 साल बाद मंदिर मंदिर माथा टेकने के बाद 2 जुड़वा बेटे हुए तो कितने खुश हुए थे घर में सब लोग। यार दोस्त रिश्तेदार सब लोगों ने कितनी बधाइयाँ दी थी। सासू माँ तो बलैया लिए जा रही थी पल्लवी जी के। अरे 2 बेटों की माँ बनी है, बुढ़ापे में बैठकर राज करेगी राज। कुछ साल बाद जब पति का देहांत हो गया तब भी पल्लवी जी ने हिम्मत करके अपने दोनों बेटे सुभाष और विक्रम को संभाला। कितनी परेशानी झेलकर भी इन लोगों को पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, दोनों की शादी कराई। पर उसके बाद सब कुछ बदल गया। दोनों बहुओं की आपस में बनी ही नहीं। इस कारण बेटों में भी झगड़े होने लगे। आखिरकार दोनों बेटे अलग हो गए। पल्लवी जी के पति ने 2 मंजिला मकान बनवाया था। उसी में ऊपरी मंजिल पर विक्रम अपनी पत्नी के साथ रहने लगा और नीचे वाले फ्लोर पर सुभाष अपनी पत्नी और पल्लवी जी के साथ रहने लगा। पल्लवी जी को रखने को लेकर भी दोनों भाइयों में बहस हुई थी। दोनों में से कोई अपने साथ नहीं रखना चाहता था। विक्रम ने तो साफ मना कर दिया कि वो माँ को अपने पास नहीं रखेगा, तो सुभाष को अपने पास पल्लवी जी को रखना पड़ा। सच कहे तो उस समय बधाइयाँ आज कानों में चुभ रही थीं। सुभाष ने भी पल्लवी जी को इसलिए अपने पास रखा था ताकि वो उसके बेटे भानु को संभाल सके। थोड़ी देर बाद सुभाष कमरे में आया और नाश्ते की प्लेट पल्लवी जी के सामने टेबल पर रखते हुए या यूं कहे पटकते हुए बोला, लो माँ नाश्ता कर लो। आखिर एक बहू को ही परेशान करते जाओ, दूसरी से कोई लेना देना ही नहीं तुम्हें। पल्लवी जी को सुभाष की बात बहुत बुरी लग रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे नाश्ते की प्लेट उन्हें चिढ़ा रही है। ऐसा खाना भी किस काम का जो तिरस्कार करके दिया जाए। आखिर पल्लवी जी ने उस नाश्ते को की प्लेट को हाथ भी नहीं लगाया। पल्लवी जी ने काफ़ी सोचा और कुछ सोच समझकर वो एक निर्णय पर पहुंची। शाम को विक्रम अपनी पत्नी के साथ कहीं बाहर घूमने जा रहा था। सुभाष और कंचन भी बाहर खड़े हुए थे कि तभी एक प्रॉपर्टी ब्रोकर उनके घर पर आया। उसे देखकर चारों बेटे बहू बहुत हैरान रह गए। ब्रोकर ने उनसे पूछा, क्या मैं पल्लवी जी से मिल सकता हूँ? सुभाष ने कहा, आपको पल्लवी जी से क्या काम है, हमें बताइए, हम उनके बेटे हैं। जी मुझे पल्लवी जी ने फोन करके बुलाया है। सब एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। इतने में पल्लवी जी अंदर से आईं, तो ब्रोकर ने उन्हें देखते हुए पूछा, क्या आप ही पल्लवी जी हैं? जी मैं ही पल्लवी हूँ। और आप? जी आपने मुझे सुबह फ़ोन किया था मकान को बेचने की बात करने के लिए। अरे हाँ मैंने ही आपको फ़ोन किया था। इससे पहले पल्लवी जी आगे कुछ कहती सुभाष ने कहा, कौन सा मकान बेच रही हो माँ आप? हमसे पूछे बगैर आप ये निर्णय कैसे ले सकती हो? माँ मकान बेच दोगी तो हम कहाँ जाएंगे? विक्रम ने भी कहा। पल्लवी जी ने कहा, तुम दोनों कभी मेरे बारे में सोचे कि मैं कहाँ रहूँगी, कैसे रहूँगी? सुनाने में तुम लोगों तो मुझे कोई कसर नहीं छोड़ते। मकान तो मेरे पति का बनाया हुआ है और यह मेरे नाम पर है। फिर किस हक से मकान में हिस्सा मांग रहे हो तुम लोग? और मैं क्यों पूछूं तुम लोगों से? पर माँ जी समस्या क्या है? मकान को बेच दोगी तो आप उन पैसों का करोगी क्या? कंचन ने कहा। पल्लवी ने कहा, सोच रही हूँ कि वापस गांव चली जाऊं, जहाँ से जिंदगी की शुरुआत हुई थी वहीं जाकर अपनी जिंदगी के अंतिम दिन देखूं। इसलिए मैं मकान बेचकर गांव में ज़मीन खरीद रही हूँ और वहीं रहूँगी। फिर हम लोग का क्या? छोटी बहू ने पूछा। मुझे नहीं पता तुम लोगों के बारे में। तुम लोगों के तो हाथ पैर चलते हैं और उससे भी तेज तुम लोग की जबान और दिमाग चलता है। अपने आप कमाओ और अपनी प्रॉपर्टी बनाओ, बाकी मुझे नहीं पता। माँ तुम इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हो? सुभाष और विक्रम एक साथ बोले। जो भाई एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे आज एक साथ हो गए थे। माँ को महानता का चोला मत पहनाओ तुम लोग। तुम दोनों जैसे स्वार्थी हो सकते हो वैसे ही एक माँ भी स्वार्थी हो सकती है, और तुम जैसे बेटे हो तो माँ को ऐसा ही करना चाहिए। मैं यह मकान बेच रही हूँ और यह मेरा अंतिम निर्णय है। तुम लोग अपना बंदोबस्त देख लो। यह कहकर पल्लवी जी उस ब्रोकर को मकान दिखाने चल दी। कुछ महीने बाद वो मकान बिक गया और पल्लवी जी गांव में एक मकान लेकर वहीं रहने लगी। फ्री टाइम वहाँ बच्चों को पढ़ाती थी और गांव के शांत वातावरण में अपनी जिंदगी जीती थी। अब उनको किसी की जली कटी और तिरस्कार भरा भोजन नहीं खाना पड़ेगा।
यहाँ वो अपनी मर्जी से रहती थी और वो पल्लवी जी बहुत खुशी थी, क्योंकि यहाँ कोई रसोई में ताला नहीं लगाता। वो खुद ही यहाँ की मालकिन थी। पल्लवी जी के दोनों बेटों ने उनसे माफ़ी मांगी, बहुत मिन्नतें की, लेकिन पल्लवी जी अपने फैसले पे अडिग थी। वे दोनों किराए के मकान में रहने लगे और अब अपने किए पर भी उन्हें पछतावा हो रहा था। लेकिन पल्लवी जी उनके साथ रहने से साफ मना कर दिया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।